जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। और ये प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया? क्या आप इसे युगांतकारी घटना मानते हैं? ये प्रश्न जो है, ये पहला जो जेपीएससी लिया गया था, जिसका मुख्य परीक्षा 2003 में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था और इसका आंसर मैंने किस तरीके से लिखा है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैंने भूमिका लिखा, फिर उसका मुख्य भाग है और फिर उसके बाद जो है वो निष्कर्ष का है। भूमिका में मैंने थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में बताया है कि समुद्रगुप्त का शासनकाल भारत के इतिहास में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वह एक कुशल योद्धा, प्रवीण सेनापति, सफल संगठनकर्ता, काव्य प्रेमी, कला एवं संस्कृति का उन्नायक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, लेकिन गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार था वो समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त का शासन विस्तार का कार्य जो था समुद्रगुप्त ने पूरा किया था। और समुद्रगुप्त का शासनकाल सैनिक अभियानों से भी भरा पड़ा हुआ था। और जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त काल का एक कुशल योद्धा, प्रवीण सेनापति, सफल संगठनकर्ता, काव्य प्रेमी भी था और कला और संस्कृति का उन्नायक भी था। तो समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही प्रतिभा का धनी थे। और इनके समय में जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी किस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त का शासनकाल सैनिक अभियानों से भरा था। उसका आदर्श दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण था। भारत का राजनीतिक एकीकरण करना था और दिग्विजय करना था। उसने अपने राजनीतिक आदर्श को पूरा करने के लिए दिग्विजय की योजना बनाई और अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करके समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ कर दी थी। अपनी आंतरिक स्थिति को भी उसने सुदृढ़ किया और अपने साम्राज्य का भी विस्तार करने के लिए बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए थे। यद्यपि गुप्त वंश का शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन गुप्तों की सत्ता जो थी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे भाग तक ही सीमित थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो हो चुकी थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन बिहार का जो साम्राज्य, गुप्त वंश का जो साम्राज्य था वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही फैला हुआ था। भारतवर्ष विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। जो भारत था वो अलग अलग राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का भी इसमें यहाँ अभाव था। समुद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसके लिए वह स्वाभाविक था कि वह छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके एक सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना करें। तो एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार केवल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। तो अब ज़रूरत आ गया था कि एक केंद्र, शक्तिशाली केंद्र हो। और समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो ये उसके लिए स्वाभाविक था कि वो छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर दे और एक सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना करें। अतएव इसी उद्देश्य से उसने दिग्विजय की नीति को अपनाया था। एक बड़ा साम्राज्य, एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। समुद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्न विजय अभियान किए। तो जो विशाल साम्राज्य बनाना चाहता था तो उसके लिए ये अलग अलग जो अभियान था, जैसे कि आर्यावर्त का विजय, आर्टविक विजय, दक्षिणापथ का विजय, सीमांत राज्य और गणराज्य। तो इस तरीके से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विशाल साम्राज्य बनाया और एक शक्तिशाली केंद्र की इसने स्थापना की। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्यावर्त के विजय के बारे में। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त की विजय से संबंधित 2 सूची है। प्रथम सूची के अनुसार समुद्रगुप्त ने अच्युत, नागसेन और कोतकुलज नामक 3 राजाओं को पराजित किया था। तो सबसे पहला जो इनका अभियान था वो आर्यावर्त का ही विजय था। और इस आर्यावर्त की विजय में उत्तर भारत का जो पड़ोसी राज्य था उसके विरुद्ध समुद्रगुप्त ने युद्ध छेड़ा था। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। इसमें क्या था कि 2 सूची मिलता है। पहली सूची के अनुसार समुद्रगुप्त क्या किए थे, अच्युत, नागसेन और कोतकुलज नामक 3 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था।
अच्युत अहिच्छत्र का राजा था, नागसेन पद्मावती का राजा था और कोदकूलज मगध का राजा था। प्रयाग प्रशास्त्री की दूसरी तालिका में 9 राजाओं का उल्लेख है। ये राजा थे रुद्रदेव, मत्तील, नागदेव, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, अच्युत नागसेन, नंदी और बालवर्मा। समुद्रगुप्त ने विजय के फलस्वरूप समुद्रगुप्त आर्यावर्त का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक बन गया था। उसका साम्राज्य पूर्वी मालवा से पश्चिम बंगाल और हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक फैल गया था। जब आर्यावर्त का विजय इन्होंने किया तो इससे जो उनका जो साम्राज्य था वो पूर्वी मालवा से लेकर के पश्चिम बंगाल और हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक उनका साम्राज्य जो था वो फैल गया था। नेक्स्ट जो विजय अभियान था इनका वो था आटविक विजय। इसमें क्या था, तो समुद्रगुप्त ने कुछ आटविक राजाओं को भी पराजित किया था। आटविक राजाओं ने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया और सम्राट की सेवा करने का वचन दिया। तो इन्होंने समुद्रगुप्त का आधिपत्य जो था उसको स्वीकार कर लिया और फिर सम्राट को सेवा देने का वचन कर लिया था आटविक विजय के दौरान। संभवतः बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ आदि आटविक के प्रदेश थे। इस प्रकार उत्तर में गाजीपुर से लेकर के दक्षिण में जबलपुर तक, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये जो जबलपुर जो मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के ये क्षेत्र हैं, तो यहाँ तक इनका जो साम्राज्य का विस्तार था वो हो गया। तो इसमें क्या था, गाजीपुर से, ये जो यूपी में गाजीपुर से लेकर के दक्षिण में जबलपुर तक इनका विस्तृत भूभाग पर स्वामित्व जो था वो प्राप्त हो गया था। आटविक राज्यों के विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्राओं को प्रचलित किया था और व्याघ्र पराक्रम की भी उपाधि धारण की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं नहीं छोड़ रही हूँ। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल कर आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव वहीं से आएंगे जो कि सिलेबस में मेंशन किया है जो टॉपिक। देखिए दक्षिणापथ का विजय, इसमें क्या है कि उत्तर भारत में अपनी शक्ति दृढ़ और राज्य को सुरक्षित करके समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली नरेश बन चुका था, लेकिन उसकी विजय विपाशा अभी शांत नहीं हुई थी। अतएव अपने इस विजय विपाशा को शांत करने के लिए उसने दक्षिण के राजाओं के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। देखिए उत्तर भारत पर तो अपनी शक्ति सुदृढ़ कर लिया और राज्य को सुरक्षित कर लिया, फिर आटविक विजय भी उन्होंने कर ली और इस तरीके से वो एक शक्तिशाली नरेश बन चुका था। लेकिन उनकी जो विजय विपाशा थी, दिग्विजय की जो उन्होंने नीति अपनाई थी वो नहीं रुकी और विजय विपाशा जो थी वो शांत नहीं हुई। तो इस कारण से उन्होंने दक्षिण की ओर उनका अभियान जो था वो शुरू हो गया और दक्षिण राजाओं के विरुद्ध इन्होंने सैनिक अभियान किए। समुद्रगुप्त के दक्षिण आक्रमण का उद्देश्य जो था वो था वहाँ के राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिलाना नहीं था। दक्षिण का अभियान वो इसलिए करना नहीं चाहते थे कि वो वहाँ के साम्राज्य को गुप्त राज्य में मिला ले। देखिए उनका उद्देश्य क्या था दक्षिण विजय का। दक्षिण के राजाओं से समुद्रगुप्त केवल अपना स्वामित्व और प्रभुत्व स्वीकार करवा करके संतुष्ट हो गया था, क्योंकि उनको पता था कि उत्तर भारत में रहते हुए वो दक्षिण भारत पर ज़्यादा समय तक कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी आता था। उधर का जो भू आकृति जो थी या बनावट जो थी दक्षिण भारत की, तो वहाँ पर ज़्यादा समय तक उस पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल था। सैनिक अभियान ज़्यादा समय तक जारी रख पाना मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला काम था। औरंगजेब जो था वो इस मामले में फंस चुका था, तो वो इस गलती को समुद्रगुप्त दोहराना नहीं चाहता था। तो वो सिर्फ इस बात से संतुष्ट था कि वो उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लें और उसके स्वामित्व को स्वीकार कर लें, बस इतने से ही वो संतुष्ट हो गया। इसका कारण यह था कि उस समय यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे कि दूर के राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। मैंने आपको बताया कि दुर्गम इलाका था, वहाँ पहुँच पाना मुश्किल हो जाता था और यातायात के साधन इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे कि उस पर बहुत ज़्यादा समय तक नियंत्रण रखा जा सके। अपने नव विकसित साम्राज्य पर इतना अधिक भार भी वो नहीं डालना चाहता था। वे अपने इस बोझ से दब करके मौर्य साम्राज्य की तरह वो खंडित हो गए।
हो जाए, मतलब वो इतना ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहता था अपने साम्राज्य, नया नया बने साम्राज्य के ऊपर कि वो मौर्य साम्राज्य की तरह वो खंडित हो जाए, क्योंकि मौर्यों ने भी दक्षिण का अभियान किया था। इसलिए दक्षिण के राज्यों के साथ एक दूसरी नीति का अनुसरण करके समुद्रगुप्त ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। उसने इस राजाओं के साथ ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीति को अपनाया। पहले उसने पराजित करके बंदी बना लिया, फिर उन्हें छोड़ दिया यानी कि मोक्ष दे दिया, और फिर अनुग्रह करने पर उनके राज्य जो है उनको वापस कर दिए गए। इस नीति से उसने इस राजाओं को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया और उनके राज्यों के शासन का भार भी अपने कंधों पर नहीं लिया, क्योंकि अगर उस पर नियंत्रण उनको स्थापित करना होता तो उनके राज्यों का शासन का भार भी समुद्रगुप्त के ऊपर आ जाता। तो ऐसा वो नहीं किए। इस तरीके के अभियान से क्या हुआ कि उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को आधिपत्य स्वीकार करवा लिया और फिर उनके शासन के भार भी अपने कंधों पर नहीं लिया। इस प्रकार यह नीति समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता एवं कूटनीतिज्ञता का परिचय देती है, क्योंकि उसने इस राज्यों को की सहानुभूति भी प्राप्त की थी। देखिए, सहानुभूति भी मिल गया, आधिपत्य भी हो गया, वहाँ पर उनका प्रभुत्व भी स्थापित हो गया और वो अपने आप में स्वतंत्र भी थे, इसलिए उनकी सहानुभूति भी उनको मिल गई। तो ये इनके दूरदर्शिता का परिचय देता है समुद्रगुप्त के। अब हम लोग जानेंगे सीमांत राज्य पे कैसे इनका विजय अभियान था। दक्षिण भारत वर्ष में समुद्रगुप्त की विलक्षण सफलता को देख करके सीमांत राज्यों ने, अलग सीमा के पास के जो राज्य थे, उन्होंने भी उनका लोहा स्वीकार कर लिया। उसके प्रचंड शासन का अनुभव सीमांत राज्यों के राजाओं तथा गणराज्यों के शासकों ने भी किया था। विदेशी शक, कुषाण, सिंघल और उसके निकटवर्ती द्वीपों के निवासी भी उसके पराक्रम से भयातुर हो उठते थे, क्योंकि इनका इतना बड़ा विजय अभियान, दक्षिण पर भी विजय कर रहे थे, आटविक पर भी इनका विजय हो रहा था, आर्यावर्त पर भी इनका विजय हो रहा था। तो इससे अब ये जो सीमांत राज्यों के राजा और गणराज्य जो थे वो सभी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और निकटवर्ती द्वीपों के निवासी भी उनके पराक्रम से भय खा रहे थे, भयातुर हो उठे थे। तो समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के शासकों को सभी प्रकार के कर देने, उसकी आज्ञा का पालन करने और विशिष्ट अवसरों पर राजसभा में उपस्थित होकर प्रणाम करने के लिए बाध्य किया। 5 सीमांत राज्य जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार की थी वो निम्नलिखित है। कौन कौन से सीमांत राज्य हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की? देखिए, समतट, पूर्वी बंगाल का समुद्र तट के निकट का भाग, डवाक, असम का नौगांव जिला, कामरूप, दक्षिण असम में गुवाहाटी जिला, नेपाल, आधुनिक नेपाल राज्य, करतपुर, जालंधर जिले में करतारपुर। तो ये सभी जो थे वो जो थे उनको इन सब चीज़ों कर देने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए, समुद्रगुप्त के विशिष्ट अवसरों पर राज्यसभा में उपस्थित होकर प्रणाम करने के लिए सभी बाध्य हो गए। अब हम लोग जानेंगे गणराज्य के बारे में। द्वितीय कोटि के सीमांत राज्यों में 9 गणराज्य थे। ये पंजाब, मालवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से कुछ भाग में ये सभी स्थित थे, ये सभी गणराज्य। ये गणराज्यों ने भी समुद्रगुप्त का आधिपत्य जो था वो स्वीकार कर लिया। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने शक्ति को सुदृढ़ किया। अब निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। उपयुक्त विजयों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं का समूल नष्ट करके उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, दक्षिण पथ के राजाओं को पहले बंदी बनाया और आधिपत्य स्वीकार करके अपने राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त ने सभी राज्यों के साथ एक ही नीति का अनुसरण किया, इसलिए वह इतने बड़े साम्राज्य का शासन ठीक ढंग से चला सके। इन विजयों से उनका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, दक्षिण में नर्मदा तक, उत्तर में हिमालय तथा कश्मीर तक इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। निसंदेह समुद्रगुप्त ने एक नए काल की सृष्टि की, जिसमें आर्यावर्त ने 500 वर्षों तक की राजनीतिक ह्रास और विदेशी पराधीनता के पश्चात नई राजनीतिक चेतना और स्वाभाविक एकता प्राप्त की और वह नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और भौतिक समृद्धि के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त का दिग्विजय एक युगांतकारी घटना थी। तो इस तरीके से आज आपने जाना, बहुत ही अच्छा चैप्टर था आज का और ये जेपीएससी में पूछा भी गया है। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर था ये, 40 अंक के ये प्रश्न थे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देती हूँ, मेरा व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको बता दूंगी क्या प्रोसेस है PDF लेने के। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।